और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय। देवियों और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि जी, यहाँ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है।
दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर
लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है, यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है, वह भारत के औद्योगिक विस्तार में निवेश है। साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स, आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग
1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। साथियों, भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है और जो दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से, ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस शुभ अवसर पर मैं नेवी के सभी साथियों को, देशवासी के सभी साथियों को
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना को, सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, श्रमिकों और देशवासियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।